हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट दो चैप्टर हमने खत्म कर लिए हैं। कौन से हैं वो दो चैप्टर्स? बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने के दौरान हमने ये डिसाइड किया, हमने ये देखा कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। कौन कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल होगी? चार तरह की ब्रॉडली हमने इनकम पढ़ी। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। चार तरह की इनकम हमने पढ़ा। इन चारों में से कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, ये हमें पता लग गया। अब भाई नेट हमें पता लग गया कि भाई हमारी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो सपोज मेरी चार इनकम है, चार में से मुझे पता लग गया अच्छा ये जो बीच वाली दो है ना ये टैक्सेबल होंगी, अच्छा पहली और आखिरी टैक्सेबल नहीं होगी। मुझे ये बात पता लग गई कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, वो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर ने बता दिया। अब आई एम लेफ्ट विद दो इनकम जो मुझे पता लग गई, भाई ये दो इनकम है जो मेरी टैक्सेबल होने वाली हैं, या ये वो दो इनकम है जो मेरी टैक्सेबल होंगी इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब जो दो इनकम है जो मेरी टैक्सेबल होंगी, मेरा जो अगला स्टेप है वो क्या होगा? वो ये होगा कि ये दो रियल इनकम तो मुझे पता है, लेकिन इन रियल इनकम में से टैक्सेबल इनकम कितनी होने वाली है मुझे ये पता करना है। सर ये क्या है रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम? अरे नालायक, याद नहीं? फर्स्ट चैप्टर में जब हमने शुरू किया था तभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, डिफरेंस बिटवीन द रियल इनकम एंड द टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम हो सकता है तुम्हारी हो 5 लाख, लेकिन टैक्सेबल इनकम हो सकता है तुम्हारी हो 4 लाख, हो सकता है तुम्हारी हो 3 लाख, या हो सकता है तुम्हारी हो 5 लाख से ऊपर 6 लाख। So there is a difference between real income and taxable income। और जब हमें पता लग गया कि भाई ये दो इनकम्स हैं जो हमारे हाथ में टैक्सेबल होंगी, जब हमें पता लग गया ये रिसीव्ड इन इंडिया है, ये डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, या फिर ये है जो चारों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रही, ये टैक्सेबल है ही नहीं, जब हमें ये बात पता लग गई तब हम उस इनकम की टैक्सेबिलिटी को अब एनालाइज करेंगे। तो अब अगला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तुमने ले लिया। पहला स्टेप तुमने क्या लिया भाई? सर पहला स्टेप हमने ये लिया कि हमें ये पता लग गया कि हमारी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी एज पर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी एज पर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, ये पता लग गया। किसने बताया? रेजिडेंशियल स्टेटस ने बताया। चैप्टर नंबर 2 ने बताया कि भाई ये जो तुम्हारी चार इनकम है इनमें से ये इनकम तुम्हारी इंडिया में टैक्स होगी। इनकम टैक्स एक्ट को सरेंडर कर दो, इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये वाली इनकम तुम्हारी टैक्सेबल होगी। ये तुम्हें किसने बताया? ये तुम्हें बताया रेजिडेंशियल स्टेटस ने। अब सवाल हो गया, ठीक है भाई मैं तैयार हूं, मैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर हूं, मैं सच्चा ईमानदार कंट्री का टैक्स पेयर हूं, मैं टैक्स पे करने के लिए तैयार हूं, जरा मुझे बता दो कि मेरी इनकम पे कितना कितना टैक्स बना है। जो दो इनकम, बीच वाली दो इनकम तुमने बोला, दूसरी और तीसरी इनकम पे टैक्स लगेगा, बता दो जरा कितना टैक्स भरना है। लाओ मैं अभी चेक काटता हूं और गवर्नमेंट के पास टैक्स को जमा करा देता हूं। तो दूसरा स्टेप क्या आता है? जब तुम्हें यह पता लग गया कि तुम्हारी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, तो दूसरा स्टेप आता है हाउ टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम योर रियल इनकम एंड देन कंप्यूट द टैक्स। याद है मैंने दो वर्ड्स को अलग अलग लिखा था, इनकम वर्ड को अलग लिखा था, टैक्स वर्ड को अलग लिखा था। मैंने तुम्हें कहा था पहले मैं तुम्हें इनकम कंप्यूट करना सिखाऊंगा, फिर तुम्हें कहा था मैं तुम्हें टैक्स कंप्यूट करना सिखाऊंगा। तो अब वो स्टेज आ गया है जब मैं तुम्हें इनकम कंप्यूट करना सिखाऊंगा, और इनकम कंप्यूट करने से मेरा मतलब होगा कि जो रियल इनकम है उसको मैं टैक्सेबल इनकम में तुम्हें कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। और दूसरी चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारा टैक्स कितना बनेगा, टैक्स रेट कितना मल्टीप्लाई होगा, जो कि तुम्हारे टैक्स को कन्वर्ट करके बनाया जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो भाई इससे पहले कि हम यह सीखें कि रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि ये जो मैकेनिज्म होता है जहां से रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट किया जाता है, ये 5 तरह की इनकम के लिए अलग अलग होता है। तो 5 तरह की वो कौन कौन सी इनकम है जिसमें ये मैकेनिज्म अलग अलग होगा, मैं तुम्हें बताता हूं। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 income from capital gains. Number 4 income from business and profession. Number 5 other sources.
तो अब जब मुझे पता लग गया कि मेरी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, यह पता करने के लिए कि वो कैसे टैक्स होगी और उस पर कैसे टैक्स अमाउंट निकल के आएगा, मुझे फर्दर अपनी इनकम को जो टैक्सेबल वाली है, जो नॉन टैक्सेबल है उसे तो भूल जाना, वो नहीं बाइफरकेट करने की जरूरत, उसे तो भूल जाना, वो तो तुम्हारा कुछ बॉदरेशन ही नहीं है, तुम्हारा भूल जाओ। लेकिन जो अब इनकम तुम्हारी बची है, मतलब वो वाली इनकम जो तुम्हारी टैक्सेबल की कैटेगरी में आ गई है, जरा उसके लिए मुझे यह बता दो कि उनमें से कौन सी इनकम किस कैटेगरी में फॉल करेगी, उसे बाइफरकेट कर दो जरा। 5 कैटेगरी मैंने तुम्हें दे दी हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर तुम मुझे बताओगे इन 5 में से कौन सी कैटेगरी में तुम्हारी वो 2 इनकम फॉल करती हैं जिनको तुम बोल रहे हो कि टैक्सेबल है, तो बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या वो टेक्निक है जिससे कि रियल इनकम टैक्सेबल में कन्वर्ट होगी और टैक्स निकल के आएगा। सर, तो आपके कहने का मतलब यह है कि आप हमें 5 टेक्निक्स सिखाओगे, आप हमें 5 टेक्निक्स सिखाओगे जहां पर रियल इनकम को टैक्सेबल में कन्वर्ट करा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन ये इनकम का नेचर क्या है। बिल्कुल सही समझे तुम। मैं तुम्हें टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने की 5 टेक्निक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना और फिर उसको टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करने की 5 टेक्निक सिखाऊंगा। सर, तो क्या आप यह भी कहना चाह रहे हो कि 5 टाइप की इनकम के 5 अलग अलग टैक्स रेट भी होंगे? जी हां, ऐसा भी हो सकता है। तो 5 अलग अलग नहीं होंगे, हो सकता है कोई 2 कॉमन भी हो, लेकिन हां 5 के टैक्स स्लैब अलग अलग भी हो सकते हैं, मेजरली अलग अलग होंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा। कैपिटल गेन जो टैक्स होगा वो अलग रेट पे टैक्स होगा, सैलरी जो टैक्स होगी वो अलग रेट पे टैक्स होगी, हाउस प्रॉपर्टी जो टैक्स होगी वो अलग रेट पे टैक्स होगी, पीजीबीपी जो टैक्स होगा वो अलग रेट पे टैक्स होगा। तो ना केवल 5 कॉम्पोनेंट्स, ना केवल 5 तरीके टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने के, बल्कि रेट ऑफ टैक्स भी मैं तुम्हें अलग अलग बताऊंगा। अलग अलग इनकम के हेड के 5 के रेट ऑफ टैक्स मैं तुम्हें अलग अलग बताऊंगा। हां, ये हो सकता है कुछ 2 के सिमिलर हो, कुछ 2 के सेम हो, 30% दोनों का सेम हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अलग अलग तरीके हैं 5 इनकम को कंप्यूट करने के, टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने के, और रेट ऑफ टैक्सेस भी अलग अलग सेक्शन में दिए हुए हैं, बिल्कुल सेपरेट। हम खिचड़ी नहीं बनाना चाहते। खिचड़ी मतलब तुम कहो सर सारी की सारी इनकम, ये 2 इनकम जो 4 इनकम थी सर, इसमें से 2 टैक्सेबल हैं, बाकी दोनों ना रिसीव्ड इन इंडिया है ना क्रूड और राइज इन इंडिया है, तो सर इन दोनों को तो भूल जाओ, ये जो 2 बची ना सर, इन दोनों को खिचड़ी बनाओ, 30% के रेट पे टैक्स कर दो, छुट्टी। ये होगी गलत बात। गलत बात क्यों? मैं देना चाहता हूं बेनिफिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देना चाहती है बेनिफिट। किस बेसिस पे बेनिफिट देना चाहती है सर? सर इस बेसिस पे बेनिफिट देना चाहती है कि जो बेचारी सैलरीड क्लास होती है, जो सैलरी इनकम से अपनी भरपाई करती है, जिसका फिक्स्ड मंथली इनकम होता है सैलरी का, सरकार ध्यान रखेगी कि जो लोअर इनकम में ब्रैकेट में लोग आते हैं उन पे कम टैक्स का भार हो। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। और जो हायर सैलरी कमाते हैं उन पे टैक्स का भार ज्यादा हो, सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। अगर तुम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाओ, कैपिटल गेन की बात है, जैसे तुमने घर बेचा, घर बेचने के बाद तुम्हें प्रॉफिट हुआ, बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ, सरकार तुमसे ज्यादा टैक्स लेगी। सरकार तुमसे डेफिनेटली ज्यादा टैक्स लेगी क्योंकि तुम्हारी जो अर्निंग हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। जबकि सैलरी में सरकार ज्यादा टैक्स नहीं लेगी। सैलरी में सरकार कहेगी ठीक है, अगर तुम कम इनकम वाले लोग हो ना तो मैं तुमसे कम रेट पे टैक्स लूंगा और तुम कोई बात नहीं कम रेट पे टैक्स पे कर देना। तो अलग अलग फिलॉसफी है। अच्छा, 5 की ना 5 जो टाइप के अब हम इनकम पढ़ने वाले हैं उसकी अलग अलग फिलॉसफी है। टैक्सेबल देखो 5 हैं, ये मत बोलना कोई टैक्सेबल है कोई नॉन, ना ना ना, टैक्सेबल 5 हैं क्योंकि सेक्शन 9 जो इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और सेक्शन 7 जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया को डीमिंग फिक्शन में लेके आता है, पूरा सेक्शन 5 हमारा टैक्सेबिलिटी को डिसाइड कर देता है। टैक्सेबल तो 5 हेड हैं, लेकिन अब वो 5 हेड में कैसे कंप्यूटेशन होगा, कैसे टैक्स कंप्यूट होगा, कैसे रियल इनकम से हम टैक्सेबल इनकम पे आएंगे, अब हम इन चैप्टर में वो देखने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1, तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे ये डिसाइड करना है कौन कौन से हेड की इनकम, कौन कौन सी इनकम तुम्हारी इंडिया में टैक्स होगी, इंडिया में टैक्स नहीं होगी, कौन कौन सी इनकम तुम्हारी टैक्सेबल है, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है, ये तुम्हें कैसे डिसाइड करना है।
रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे डिसाइड करना है, और सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 5 तीनों की कंसोलिडेटेड रीडिंग से डिसाइड करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 6, सेक्शन 5 बेसिस ऑफ चार्ज, और सेक्शन 7 डीम टू रिसीव इन इंडिया, सेक्शन 9 डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सो इन सेक्शंस के मिलीजुली सरकार से तुमको ये डिसाइड करना है कौन सी इनकम टैक्स होगी। और अब जो हम इंडिविजुअल हेड्स लेने वाले हैं, इसमें डिसाइड करना है इनकम कैसे टैक्स होगी। पहले हमने डिसाइड किया कौन सी इनकम टैक्स होगी, और अब हम ये डिसाइड करने वाले हैं वो जो टैक्स होगी इनकम, वो कैसे टैक्स होगी। तो 5 तरीके अलग अलग बताऊंगा तुम्हें इनकम को टैक्स करने के, 5 हेड्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले बाइफिकेट करो अपनी इनकम को 5 हेड्स के बेसिस पे। मैं तुम्हें 5 अलग अलग इनकम को कंप्यूट करने के तरीके बताऊंगा, और मैं तुम्हें 5 अलग अलग इनकम टैक्स के रेट बताऊंगा जो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमारे 5 हेड्स में अप्लाई करेंगे। तो ये है लॉजिक सोर्स ऑफ इनकम या हेड ऑफ इनकम पढ़ने का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेड ऑफ इनकम पढ़ना। तो द फर्स्ट हेड विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सैलरीज। सबसे पहला हेड है सैलरीज। सैलरीज में टैक्सेशन करने का अलग तरीका, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेशन करने का अलग तरीका, कैपिटल गेन में टैक्सेशन करने का अलग तरीका, पीजीबीपी में टैक्सेशन करने का अलग तरीका। सर क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम सैलरी कमाते हैं तो हमारे लिए टैक्स का रेट फर्क होगा, और अगर हम कैपिटल गेन या पीजीबीपी कमाते हैं तो टैक्स का रेट फर्क होगा? बिल्कुल, इसका मतलब यही है। ना केवल टैक्स का रेट डिफरेंट होगा, बल्कि मेथड कंप्यूट करने का, टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करने का मेथड, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने का मेथड, वो भी अलग अलग होगा। अच्छा सर फिर तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी इनकम को उस हेड में टैक्स करवाएं जहां पर सबसे कम इनकम टैक्स का रेट लग रहा हो। सर आप बता देना 5 इनकम में से कौन सी वाली इनकम में सबसे कम टैक्स लग रहा होगा, हम उधर अपनी इनकम को टैक्स कराएंगे। हम क्यों ज्यादा वाले हेड में अपनी इनकम को टैक्स कराएंगे? अरे भाई ये कोई तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, ये तो इस चीज पे निर्भर करेगा कि तुम्हारी इनकम का नेचर क्या है। तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन से हेड में टैक्स होगा, इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करेगा कौन से हेड में टैक्स होगा। इनकम टैक्स एक्ट तुमको बताएगा कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर टैक्स करना है तो कौन सी वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होती है, कौन सी इनकम सैलरी में टैक्स होती है, कौन सी इनकम पीजीबीपी में टैक्स होती है, कौन सी इनकम कैपिटल गेन में टैक्स। ये तो इनकम टैक्स एक्ट तुम्हें बताएगा। तुम थोड़ी चूज कर सकते हो कि हाँ मेरी मर्जी है, मैं चाहे सैलरी में टैक्स करवाऊं या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स, तुम थोड़ी चूज कर सकते हो। तो हर हेड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें डिसाइडिंग क्राइटेरिया बताऊंगा कि जो तुम्हें इनकम हुई है वो कैसे उस वाले हेड में क्वालिफाई करेगी। क्योंकि कहने को तो भाई हर आदमी सबसे लोएस्ट रेट वाला हेड ही चुनेगा। अगर उसे सैलरी भी मिल रही होगी ना, वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा मेरा तो ये पीजीबीपी था, मेरा बिजनेस और प्रोफेशन का ये इनकम था, मैं सैलरी में टैक्सेबल ही नहीं हूं क्योंकि सैलरी में टैक्स रेट बहुत हाई है। वो ये बोलेगा। अगर उसे सैलरी मिल रही होगी वो पीजीबीपी में टैक्स कराने की कोशिश करेगा, और अगर सैलरी का टैक्स रेट कम होगा वो पीजीबीपी नहीं, वो सैलरी में टैक्स कराने की कोशिश करेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने आपको सुझाव दिए हैं कौन सी पेमेंट सैलरी होती है, कौन सी पीजीबीपी होती है, कौन सी हाउस प्रॉपर्टी होती है, कौन सी अदर सोर्सेज होती है। इनकम टैक्स एक्ट ने तुम्हें बता रखा है, और इसी बताने के बेसिस पे तुमको हेड डिसाइड करना है। तुम्हारे हाथ में नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट के हाथ में है। तो आओ सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि सैलरीज कौन सी वाली इनकम को कहा जाता है। किस तरह की इनकम तुम कमाओ तो मैं कहूंगा कि तुम्हारी ये सैलरी है। क्या वो डिसाइडिंग फीचर्स हैं, क्या वो डिसाइडिंग क्राइटेरियाज हैं जो बताते हैं कि हाँ जो पेमेंट हो रही है वो सैलरी की पेमेंट हो रही है। कौन से वो डिसाइडिंग क्राइटेरिया हैं जो ये बात बताते हैं। वो डिसाइडिंग क्राइटेरिया अगर तुमने फुलफिल कर दिए तो मैं तुम्हें बोलूंगा ये तुम्हारी सैलरी की इनकम है। अब तुम्हें सैलरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन करनी है, सैलरी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग तुम्हें टैक्स रेट लगाना है। फिर तुम मेरे को ये मत कहना नहीं सर ये सैलरी थोड़ी थी, अरे सर सैलरी थोड़ी थी, ये तो हाउस प्रॉपर्टी था, फिर मत कहना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सैलरी वाली तो मैं तुम्हारी इनकम को सैलरी के हेड में ही टैक्स करूंगा, सैलरी के हेड के अकॉर्डिंग, उसके जो सेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही उसका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम निकाल के लाऊंगा। ठीक है सर, तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन से फीचर हैं जो हमारी इनकम को सैलरी बना देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी इनकम को सैलरी बना देती है कि देयर शुड बी अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर
एंड द पेई, तो जो पे कर रहा है और जिसे पे रिसीव हो रही है उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का अगर रिलेशनशिप है तो मैं इस तरह की तमाम पेमेंट को सैलरी नाम दूंगा भाई। अब चाहे तुम किसी भी नाम से उस वाली पेमेंट को पुकार लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सैलरी के अंडर तुम्हारी ये वाली इनकम को टैक्स करूंगा। सैलरी वाले लॉ लगेंगे इसके अंदर सारे के सारे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है बिटवीन द पेयर एंड द पेई। सर ये क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? कैसे डिटरमाइन होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? भाई डिटरमाइन होगा कुछ फीचर्स से। फीचर नंबर 1, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब है एक मालिक है और दूसरा नौकर है। सर कैसे पता लगता है एक मालिक है दूसरा नौकर है? तो भाई आप अपने घर में व्यवहार देखो, व्यवहार से पता लगता है एक मालिक है और दूसरा नौकर है। तो आपके घर में जो सर्वेंट आते हैं काम करने के लिए, आप उनको बोलते हो देखो इस पूरे कमरे का झाड़ू पोछा लगाना है, तो आपसे क्या कहता है? जी साहब, सलाम साहब। वो कहता है हाँ जी मैं आपके अकॉर्डिंग काम करूंगा, जो आप बोलोगे वो मैं काम करूंगा। हाँ जी मैं काम करूंगा, ये काम करूंगा। अच्छा सुनो जरा ना झाड़ू पोछा लगाते हुए फिनाइल डाल देना। जी साहब फिनाइल डाल दूंगा, पूरा कमरा साफ कर दूंगा। अच्छा कमरा के साथ साथ ना जरा जो जाल मकड़े हैं ना कोनों में वो भी जरा निकाल देना। जी साहब वो भी निकाल दूंगा, सारे के सारे जाल मकड़े सब कुछ निकाल दूंगा। दिस इज सिग्निफाइड बाय मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। अब आ जाओ इसके कॉन्ट्रास्ट, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल और देता हूं। तुम्हारा एक फ्रेंड है जो तुम्हारे घर पे आया, वो टेम्परेरी रहने आया। उसने कहा कि भाई मैं टेम्परेरी तुम्हारे घर रहना चाहता हूं, तो कुछ समय के लिए मैं क्या तुम्हारे घर रह सकता हूं? आपने कहा हाँ हाँ आजा भाई, दोस्त है तू मेरा, आजा कोई बात नहीं, साथ में रहेंगे कुछ दिन। जब तक उसके पेरेंट्स शायद आउट ऑफ टाउन गए थे तो वो कुछ समय के लिए रहने के लिए आपके घर आ गया। अब सुनना जरा, सुबह सुबह आपका फ्रेंड उठा, ऐसे अंगड़ाई ले रहा है बेड पे से, आपने भी अंगड़ाई ली, आप भी उठे। आपने अपने फ्रेंड को कहा अरे सुन भाई देख जरा झाड़ू पोछा लगा देते हैं, इस कमरे का ना बहुत गंदा हो रहा है, आप पोछा लगा देते हैं। उसने कहा अच्छा चल ठीक है, लेकिन अभी नहीं लगा रहा, थोड़ी देर में लगा दूंगा, पहले जरा मैं थोड़ा सा फ्रेश हूं उसके बाद लगा दूंगा। आपने कहा ठीक है अभी मत लगा, तेरी मर्जी भाई, कुछ और देर बाद लगा दियो। अच्छा आपने बोला जरा फिनाइल डाल दियो पानी में पोछा लगाते हुए। तो आपका फ्रेंड तुरंत के बोला मैं तेरा नौकर हूं क्या बे? मैं सुबह अग्री कर गया झाड़ू पोछा करने के लिए, मेरी शराफत है, लेकिन मैं क्या तेरा नौकर हूं जो तू मेरे को इस तरह इंस्ट्रक्शन दे रहा है फिनाइल डाल देना, ये कर देना, वो कर देना, जाले सा मैं नहीं कर रहा, खुद कर ले। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने किया या नहीं किया, सपोज उसने कर दिया, उसने बिना फिनाइल डाले पूरा कमरा पोंछ दिया, पूरा कमरा जैसा आपने बोला था कर दिया, लेकिन फिनाइल नहीं डाला, आपकी बात की अवहेलना करी। उसने कहा मैं फिनाइल नहीं डालना, हाथ खराब हो जाते हैं फिनाइल डालने से, मैं जनरल पोछा लगा देता हूं और जनरल जाले साफ कर देता हूं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसने काम किया या नहीं किया, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे जरा ये बता दो क्या ये रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप या मास्टर स्लेव रिलेशनशिप किसी भी एंगल से लग रहा है तुम्हें? नहीं सर, ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं लग रहा। ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं लग रहा जिसमें एक बंदा सुपीरियर है, दूसरा बंदा सबऑर्डिनेट है और सुपीरियर की सुपीरियरिटी की वजह से काम हो रहा है। जबकि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में सुपीरियरिटी की वजह से काम होता है। भाई जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया इसमें तो प्यार मोहब्बत अफेक्शन की वजह से काम होता है, इसमें सुपीरियरिटी की वजह से काम नहीं होता। सो दिस इज ऑफ कोर्स नॉट मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप देखना होता है हमें, दो लोगों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। अब मैं आपको यही एक फॉर्मल सेटअप में एग्जांपल लेके जाता हूं। अभी तो मैंने आपको डोमेस्टिक एग्जांपल दिया, अब मैं आपको फॉर्मल बिजनेस एग्जांपल देके ये बात मेरी एक्सप्लेन करता हूं। सुनना जरा, आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, आपके अंडर काम करता है। उसने आपने उसको अपने कमरे में बुलाया, आपका जूनियर है भाई, आपने उसको अपने कमरे में बुलाया, आपने कहा हाँ वो रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट तैयार हो गई। उसने कहा हाँ सर रिपोर्ट तैयार हो गई, लीजिए रिपोर्ट। अच्छा इसमें ये चेंजेस कर रहा हो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, हाँ सर मैं चेंजेस कर देता हूँ। अच्छा कल ये मीटिंग है इसके लिए पीपीटी तैयार कर देना, हाँ जी सर मैं कर देता हूँ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जहां पर मास्टर जो बात कहेगा स्लेव उस बात को मानने के मजबूरी में है, ऑब्लिगेशन में है। अगर स्लेव ने वो बात नहीं मानी तो स्लेव ने जो राइटिंग में मास्टर को दिया हुआ है ऑफर लेटर में लिख के कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, खारिज हो जाएंगी। ऑफर लेटर बनता है प्रॉपर, एम्प्लॉयमेंट लेटर बनता है प्रॉपर, जहां लिखी जाती है ये बात कि सुनो एम्प्लॉई तुमको सारी बातें माननी पड़ेंगी, किसकी? कंपनी के रिपोर्टिंग पार्टनर की, जो तुम्हें रिपोर्ट कर रहा है उसको सारी बातें माननी पड़ेंगी तुमको। अब देखना मैं आपको देता हूं दूसरा एग्जांपल। यहीं
आपका एम्प्लॉय आपसे बात नहीं कर रहा, आपका बिजनेस पार्टनर आपके रूम में आया और उसने आपको बोला कि आपने उसको बोला कि हाँ अरे कल की पीपीटी तैयार है क्या? उसने कहा हाँ हाँ तैयार है, लो ये लो चेंजेस इसमें करने हैं थोड़े से। तो आपने बोला चेंजेस कर दो। उसने कहा मैं नहीं कर रहा चेंजेस, तू करना बैठ के चेंजेस, मेरे को और भी काम है, मैं और काम कर लेता हूं, तो ये चेंजेस कर दे। आपने कहा ठीक है चेंजेस मैं खुद कर लेता हूं। अब बताना कौन सा वाला रिलेशनशिप? अब बताना ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनर का रिलेशनशिप? सर बिजनेस पार्टनर का रिलेशनशिप, क्योंकि बिजनेस पार्टनर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट, योर डिमांड, योर एक्सपेक्टेशन। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। उसने कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया, उसने कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर साइन नहीं किया, वो तो आपका बिजनेस पार्टनर है, वो तो आपके इक्वल में स्टेक रखता है। उसके पास राइट है अपना सजेशन देने का और अपनी बात को मनवाने का। एम्प्लॉई के पास कोई राइट नहीं होता अपनी सजेशन को मनवाने का। सजेशन देने का तो राइट होता है, मनवाने का कोई राइट नहीं होता एम्प्लॉई के पास। जबकि एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो ना केवल सजेशन दे बल्कि उसे मनवाए भी कि भाई 50% स्टेक मेरा भी है, मान इस बात को, हमें ये नई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, हमें इसमें के अंदर इतना करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, बैंक से बोरिंग करो, मैं भी 50% का स्टेक होल्डर हूं। ये क्या हो गया? ये हो गया बिजनेस पार्टनर रिलेशनशिप, ये नहीं है एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो भाई नाम क्या दिया आपने पेमेंट को? आपने पेमेंट को नाम दिया पार्टनर्स सैलरी। सपोज आपने जो आपका पार्टनर था ना, जिससे मैं भी बात कर रहा हूं, जो सैटेलाइट 50% का स्टेक है आपका जो पार्टनर है, आपने उसकी जो रेम्यूनरेशन उसका नाम दे दिया सैलरी। भाई मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूं, कंपनी है तुम्हें सैलरी दे रही है, क्या वो सैलरी हो गई? नहीं सर वो सैलरी नहीं हुई, वो तो पीजीबीपी की इनकम में जाएगा इस बंदे की, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है इस बंदे का। जो उसे सैलरी पे कर रहा है उसके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, वो तो मालिक है, प्रोप्राइटर है। आप अकाउंट्स में डाल दो सैलरी नाम से, क्या मैं सैलरी हेड में उसको टैक्स करूंगा? ना, मैं आपको कहूंगा उसे लेके जाओ पीजीबीपी में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, उस बंदे के लिए जिसको तुमने पेमेंट करी है, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है। जबकि दूसरी साइड पे अगर जो तुम्हारा एम्प्लॉय था जिससे पहले तुमने पीपीटी बनाने को कही और कहा जबरदस्ती आज शाम तक मुझे पीपीटी चाहिए ही चाहिए, जरा बताना उसके साथ जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के परसुएंट जो भी तुमने उसको पेमेंट करी, उस पेमेंट को तुम क्या नाम दोगे? तुम सैलरी नाम दोगे। सपोज मैंने एक बेवकूफाना हरकत करी। बेवकूफाना हरकत क्या? मैंने उसके एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिख दिया कि डियर मिस्टर सो एंड सो, वी विल बी पेइंग यू प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अमाउंटिंग टू ₹8 लाख पर एनम। मैंने नाम लिख दिया सैलरी की जगह पीजीबीपी। क्या नाम चेंज करने से ये पीजीबीपी बन जाएगा? आंसर इज नो, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इज इंपॉर्टेंट। इफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेट, इफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर फुलफिल्ड, तो फिर मैं कहूंगा नहीं भाई नहीं, तुम चाहे जो नाम रख लो, ऑफर लेटर में एम्प्लॉयमेंट लेटर में तुमने कुछ भी नाम दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो रहे हैं तो मैं ये नाम दूंगा इस वाले पेमेंट को सैलरी, और वो सैलरी के टैक्स रेट पे ही टैक्स होगी। मैं तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं उठाने दूंगा पीजीबीपी का, कोई बेनिफिट नहीं उठाने दूंगा हाउस प्रॉपर्टी का, कोई बेनिफिट नहीं उठाने दूंगा कैपिटल गेन का। जो सैलरी में बेनिफिट्स तुम्हें मिल रहे हैं, जो सैलरी का टैक्स में तुम्हें एग्जेम्पशंस मिल रही हैं, डिडक्शंस मिल रही हैं, वो ले लो बस। उसके अलावा मैं तुम्हें कोई और बेनिफिट नहीं उठाने दूंगा। क्योंकि दोस्तों लोग मक्कारी करते हैं। मैंने खुद एम्प्लॉयमेंट लेटर्स देखे हुए हैं जिनका नाम ऊपर एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं लिखा होता। पता है क्या नाम लिखा होता है? नाम लिखा होता है रिटेनरशिप अग्रीमेंट, कि ये मेरा रिटेनर है, ये मेरा कंसल्टेंट है, ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ये मेरा रिटेनर है, ये मेरा कंसल्टेंट है। फिर हम जब उस लेटर को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, रिटेनरशिप अग्रीमेंट को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, एक एक क्लॉज के अंदर जाके देखते हैं, साफ साफ झलक जाता है कि मास्टर स्लेव अग्रीमेंट है। और मास्टर स्लेव अग्रीमेंट पता है किस चीज से झलकता है? एम्प्लॉई इज बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयर। यह बात एकदम क्लियरली लिखी होती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स में। और तब हम जाके कंपनी को बोलते हैं कि भाई ये रिटेनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, ये तो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है। क्योंकि दूसरा बंदा आपका स्लेव है, दूसरा बंदा जो आपको मनवाना है आप मनवा सकते हो, आपका काम करेगा, सारा का सारा जो भी आपने बोला उसकी ऑब्लिगेशन है सारा का सारा काम करना। पक्का ये रिटेनर तो नहीं है, ये तो आपका एम्प्लॉई है। तो आपने नाम दे दिया रिटेनरशिप अग्रीमेंट, मैं क्या करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस बंदे की जो फीस होगी उसे फीस मत बोलो, उसे बोलो सैलरी, और उसके हाथ में जो टैक्सेबल होगी वो सैलरी की तरह ही टैक्सेबल होगी। सो नॉमेनक्लेचर
इन एंटायर इनकम टैक्स एक्ट इज इररेलेवेंट। कहीं भी तुम जाओगे ना इनकम टैक्स एक्ट में, नाम पे ज्यादा तवज्जो मत देना, नाम पे ज्यादा एम्फेसिस मत देना। नाम चाहे जो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगा, मैं तो नेचर देखूंगा, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और मैं कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हेड को डिसाइड करूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है हेड को डिसाइड करना। अगर मैंने गलत हेड डिसाइड किया तो ना केवल टैक्स कम या ज्यादा रेट पे लगेगा, बल्कि टैक्स की जो कंप्यूटेशन होगी वो भी उलट पुलट हो जाएगी, अगर मैंने हेड चूज करने में गलती कर दी तो हेड चूज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं भाई, नॉमेनक्लेचर इज इररेलेवेंट का। तो हमारी क्लास में एक लड़की है, उस लड़की का नाम है सपोज सौम्या, सौम्या उस लड़की का नाम है, और हमारी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है अनुराग, अनुराग सौम्या, ठीक है। अब वो दोनों, लड़का है अनुराग, सौम्या है लड़की, तो मैंने अनुराग को बोला सुनो अनुराग तुम्हारा नाम सौम्या है, सुनो अनुराग तुम्हारा नाम सौम्या है, लिख लो तुम्हारा नाम सौम्या है, सौम्या सौम्या सौम्या। और मैंने सौम्या को बोला सुनो सौम्या तुम्हारा नाम अनुराग है, सुनो सौम्या तुम्हारा नाम अनुराग है। अभी ना बाहर से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं वो आएंगे, अनुराग सुनो तुम्हें क्या बोलना है कि तुम्हारा नाम क्या है, सौम्या, और सौम्या सुनो तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम है अनुराग। तो भाई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की मालिक थे ना, जो ओनर थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो आए, उन्होंने पूछा, अनुराग से पूछा सबसे पहले, अनुराग से पूछा पहले तुम्हारा नाम क्या है। अनुराग ने क्या बोला, सौम्या सर। और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दूसरे वाले सौम्या के पास गए, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो सौम्या ने क्या बोला, अनुराग। नाम चेंज हो गए दोनों के। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक कंफ्यूजन में क्यों कंफ्यूजन में, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अनुराग अनुराग जैसा तो नहीं लग रहा, और ये सौम्या सौम्या जैसी नहीं लग रही, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गोल झोल झोल झाला है। तो आओ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर पे थोड़ी सी स्टडी करते हैं, पता लग जाएगा कौन है अनुराग कौन है सौम्या, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पे स्टडी करते हैं। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल थी ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की मालकिन थी, उन्होंने अनुराग और सौम्या दोनों को एक टास्क दिया। एक टास्क क्या दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट से मार्केट तक जाना है दोनों को। मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, ये शॉप्स हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत सारी शॉप्स हैं मार्केट में। तो दोनों को बोला सुनो अनुराग और सौम्या तुम दोनों को ना मार्केट में जाना है और मेरे लिए एक ये चीज खरीद के लानी है। ये चीज पता है कहां पर मिल जाएगी अच्छी, ये चीज मिल जाएगी ए शॉप में, अच्छी मिल जाती है ये वाली चीज, बाकी होती तो सारी दुकानों पे है, लेकिन ए में ये चीज अच्छी मिल जाएगी, ए में, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका नाम अनुराग बताया गया था उसको नहीं भेजा गया, सबसे पहले भेजा गया जिसका नाम सौम्या बताया गया था, मतलब अनुराग को पहले भेजा गया जिसका नाम सौम्या बताया प्रिंसिपल को हमने, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने कहा सौम्या तुम खड़े हो जाओ जरा। सौम्या खड़ा हो गया, मतलब हो गया व्हाटएवर, क्योंकि वो सौम्या तो अनुराग है ना एक्चुअली, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। सौम्या को बोला सौम्या तुम खड़े हो जाओ, सौम्या जरा जाओ मार्केट से ये सामान ले आओ, ठीक है। अब हमारा जो सौम्या है, जो एक्चुअली में अनुराग है, वो सौम्या क्या हुआ, सौम्या गया ए शॉप में और ए शॉप से वो सामान खरीद के वापस कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गया। सौम्या, जिसका हमने सौम्या नाम बताया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गया और उसने कहा लीजिए मैम जो आपने मंगाया था ये चीज। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा वेरी गुड वेरी गुड। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल ने दूसरी बार कहा अनुराग अनुराग जरा जाना मार्केट और ये सामान लेके आना। अब वो अनुराग जिसको हमने अनुराग बताया बट एक्चुअली वो सौम्या है, पता है उसने क्या किया, वो अनुराग पहले गई ई शॉप, फिर गई डी सी बी ए जी एफ, फिर वापस आई ए बी सी, फिर गई ए जी एफ ई डी सी बी। तो इसने ऐसे 4-5 चक्कर लगा दिए पूरी की पूरी मार्केट में, हर एक मार्केट के हर एक शॉप को उसने छान मारा गुड को खरीदने के लिए। उस शॉप को भी देखा जिस शॉप में प्रिंसिपल ने कहा था कि वो गुड मिल जाएगा, लेकिन इन सब को छानने के बाद भी वो खाली हाथ वापस आई कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसने प्रिंसिपल मैडम को कहा मैडम इस मार्केट में ना वो चीज़ इतनी अच्छी मिल नहीं रही, लेट मी ट्राई सम अदर मार्केट, मैं एक और जगह ट्राई कर लेती हूँ, वहाँ पर मैं थोड़ी सी बार्गेनिंग भी कर लूँगी, जहाँ पर अच्छा मिला तो मैं आपको 1-2 दिन में लाके दे दूँगी। वो इतनी सारी मार्केट की शॉप्स देखने के बावजूद भी वापस कोचिंग इंस्टीट्यूट आई और उसने वो चीज़ नहीं लाई और
ये किया उसने, कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल एकदम पहचान गई कि अरे ये जो अनुराग, तुम मुझे अनुराग बता रहे हो ना, ये जो तुम मुझे अनुराग बता रहे हो, ये अनुराग नहीं है, ये सौम्या है, क्योंकि इसमें गर्ल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक हैं। गर्ल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है शॉपिंग करते हुए ओवरली इमोशनल हो जाना, बहुत सारा ओवर शॉपिंग करना, जगह जगह पता करना, 10 दुकानों, एक चीज जो एक दुकान पे मिल रही है उसे छोड़ के 10 दुकानों पे जाना और बार बार एक एक दुकान पे आना बार्गेन करने के लिए, ये गर्ल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जिसको तुमने मुझे बताया ना अनुराग, वो अनुराग नहीं है, वो तो सौम्या है, तुम मुझे गलत बोल रहे हो। और जिसे तुमने मुझे बताया कि वो सौम्या है, अरे भाई वो सौम्या नहीं है, वो तो अनुराग है। वो तो बेचारा एक दुकान पे गया सीधा, अगर तुम किसी लड़के को बोलोगे कोई चीज लाने के लिए मार्केट से, तो वो सीधा एक दुकान पे जाएगा और सीधा तुम्हें वो चीज लाके दे देगा, टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे, पैसे भी बचेंगे। तो नॉमेनक्लेचर इज इररिलेवेंट, मुझे नॉमेनक्लेचर से फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो भी नाम रख दो, बट व्हाट इज रेलेवेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या हैं, उन फीचर्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि हेड ऑफ इनकम क्या है। और देखो ये सब जो मैंने अभी कहा ना, वो सब मजाक था, सिर्फ एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तुमको एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, इसे सीरियसली मत ले लेना। कभी तुम अभी मुझे मैसेज करो कि सर ये आपने बहुत गलत एग्जाम्पल लिया है, हम ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसा कुछ मत करना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो मैंने लिया टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय एन ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल विच इज नोन एज नॉमेनक्लेचर इज इररिलेवेंट। नॉमेनक्लेचर इररिलेवेंट होता है, हमेशा हम किस चीज पे जाते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं, हम उस चीज की नेचर पे जाते हैं। नाम चाहे आप जो रख दो, आपकी मर्जी है, मैं तो ये देखूंगा उस इनकम का नेचर क्या है टू डिसाइड द हेड ऑफ इनकम। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई दैट द एम्प्लॉई इज बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द एम्प्लॉयर, तो मैं कहूंगा जो पेमेंट हो रही है एम्प्लॉय को वो सैलरी है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना वो कैपिटल गेन है, ना वो पीजीबीपी है, ना वो कुछ और है, वो क्या है, वो सैलरी है। तो ये है दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा फीचर जो मैं देखूंगा सैलरी इनकम को क्लासिफाई करते हुए। नेक्स्ट फीचर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जहां पर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वहां होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और जहां होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, वहां बोलते हैं भाई नो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। नो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप मतलब इसके अंदर कोई सैलरी कंपोनेंट नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है वो होता है सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट, और जहां होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वो होता है नो सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में हिंट मिले कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, वहां समझ लेना सैलरी आएगा, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी आएगा। और जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, जिसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो जहां जो ऐसा दर्शाते हो कि ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, वहां समझ जाना कि ये सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस? सो अब जरा समझना ध्यान से भाई, मैंने अपने घर में, ये मेरा स्टूडियो है, इस स्टूडियो में मैंने आपको पहले बताया लाइट्स हैं, कैमरा है, बोर्ड है मेरा, और कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मेरा एसी लगा हुआ है, मेरा लैपटॉप रखा है, मेरे अलमीराज हैं चारों तरफ जहाँ पर मैं बुक्स सेव करता हूँ, ये मेरा बोर्ड है। तो ये जो मेरा स्टूडियो है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कई बार ख़राब हो जाते हैं, तो जब वो ख़राब हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाता हूँ और उसे एक पर्टिकुलर सर्विस देने की रिक्वेस्ट करता हूं। वो क्या, भाई जरा आजा, आधा घंटे का काम है, तू बस ये जो लाइट्स लगी हुई है ना इनकी फिटिंग ठीक कर दियो, ये थोड़ी सी ढीली हो गई हैं, तो बस इनको फिटिंग करके वापस चला जाइयो, ये लाइट्स वाइट्स ठीक कर दे और मेरा काम हो जाएगा। तो कोई एक सर्विस के लिए मैं उससे बुलाता हूं, भाई ये कर दे और चला जा। कोई एक वन ऑफ सर्विस के लिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उससे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर्विस के लिए,
हमें मतलब नहीं है तू पूरे दिन में किस समय आए, तू सुबह आए, शाम आए, रात आए, जब भी तेरे पास टाइम हो तब तू आ जाइयो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस आधा घंटा मुझे दे दियो, तेरी जब मर्जी हो, जब तू फ्री हो तब आ जाइयो, ऐसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रिशियन को। बस हम कह रहे हैं तेरी जब मर्जी है तू आ जा, मुझे ऐसे कोई जल्दी नहीं है, या मेरे कहने पे मत आ, तेरी जो मर्जी है जब भी तू आना चाहे तब तू आ जा, अपनी मर्जी से आ जा। हाँ, लेकिन लाइट को ठीक करके चला जा। अब तू कैसे ठीक करेगा, उसमें तू पेचकस यूज करेगा, या तू स्टार्टर बदलेगा उस लाइट का, या तू चोक बदलेगा उस लाइट की, या तो पूरी लाइट बदलेगा, वो तेरे ऊपर है, वो तू देख तू क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता। बस तू एक लाइट है ये, तू इस एक लाइट को चेंज कर और तू यहां से चला जा। तो आपसे इलेक्ट्रिशियन क्या पूछता है, इलेक्ट्रिशियन पूछता है सर एक ही लाइट चेंज करनी है ना, ज्यादा तो नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं ज्यादा नहीं है, एक ही चेंज करनी है, तो तू बस चेंज कर और चला जा। उसने कहा ठीक है मैं चेंज करूंगा एक लाइट और चला जाऊंगा। ये क्या हुआ, ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। आप किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, आपको मतलब नहीं है वो कब आए कब जाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि भाई ये लाइट है इसे चेंज करके तू चला जा मेरे यहां से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तेरे से। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सर्विस एलिमेंट इसमें ज्यादा अहमियत रखता है। मुझे आदमी से कोई मतलब नहीं है, वो आदमी बाहर जाके चाहे जो कर रहा हो, जिस समय आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जैसा भी आदमी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। मेरे लिए सर्विस की प्राथमिकता है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सर्विस के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता इलेक्ट्रिशियन को, भाई मेरा ऑब्जेक्टिव उसे कंट्रोल करना नहीं है, और मेरा ऑब्जेक्टिव उस एक लाइट के अलावा किसी और लाइट को ठीक करवाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा तो बड़ा सीधा सा ऑब्जेक्टिव है, सर्विस दो और यहां से चले जाओ। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वेयर सर्विस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू मी। एंड ऑप्शन नंबर टू सुनना क्या। अब भाई मैं एक ग्रेजुएट सर्च कर रहा हूं, जो एक ग्रेजुएट हो जिसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो, ताकि मैं जो नोट्स बनवाता हूं, मैं जो आपको नोट्स देता हूं वो टाइप कर दे आके। वो रोज सुबह आए 10 बजे मेरे घर, शाम को बैठे 5 बजे तक, और जो मैं टाइपिंग का उसे वर्क बोल रहा हूं वो करे और सुबह से शाम में चला जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइसेंस आपको इश्यू करना पड़ता है इस क्लास को देखने के लिए, वो लाइसेंस जनरेट करने का काम भी दिन में मैं उसको दे दूं कि भाई जरा लाइसेंस जनरेट करने का भी काम कर दे। हो सकता है मैं कोई वीडियो एडिटिंग करनी है मुझे, क्योंकि वो सुबह से शाम तक मेरे यहां बैठेगा। अब जरूरी थोड़ी है टाइपिंग का इतना सारा काम हो, अगर टाइपिंग वाला काम खत्म हो जाए तो क्या मैं उसे और भी काम दे सकता हूं? हाँ सर, आप उसे और कोई काम दे दो। जैसे आपका जो इलेक्ट्रिशियन है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन वाला काम उसका खत्म हो जाएगा, मान लो आधे घंटा नहीं लगा उसे 15 मिनट लगा, तो आप ये नहीं बोलोगे और तेरे को तो 15 मिनट लगा, 15 मिनट अभी बचे हैं ना, जरा फैन भी ठीक कर दे, आप ये कभी नहीं बोलोगे। लेकिन जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एंटर होते हो, वहां पर आप राइट रखते हो दूसरे आदमी के टाइम पे, जो आपने टाइम उससे मांगा है, और आप जो मर्जी चाहे सर्विस उससे ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और डिपेंडिंग अपॉन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। सो इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विस मतलब तुम मेरे सर्वेंट बन जाओगे। यहां पर्सन की प्राथमिकता है, यहां सर्विस की प्राथमिकता नहीं है, यहां पर्सन की प्राथमिकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मैंने तुम्हें सर्विसेज देने के लिए हायर कर लिया है। यहां है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मैंने तुम्हें फलानी सर्विस देने के लिए हायर किया है। और यहां क्या है, मैंने तुम्हें सर्विसेज कोई भी सर्विस हो सकती है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मैंने तुम्हें सर्विस देने के लिए हायर कर लिया है, कोई भी सर्विस हो सकती है वो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब फॉर रेंडरिंग अ स्पेसिफिक सर्विस, मैंने तुम्हें हायर किया है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। भाई जब मैं इलेक्ट्रिशियन को हायर करता हूं तब मैं बोलता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, और जब मैं अपने अंडर अपने टीम में एक बंदे को हायर करता हूं जो मेरी एडिटिंग करेगा वीडियोस की, जो मेरी बुक की टाइपिंग करेगा, जो आपको पासवर्ड भी भेजेगा, जो लॉगिन आईडी होते हैं वो क्रिएट करेगा, वो चेक करेगा कि बैंक में पेमेंट आ गई क्या सारे बच्चों की, वो प्रॉपर सारी चीजों को मेंटेन करेगा, वहां क्या होगा, वहां होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। यहां पर जो प्राथमिकता होती है वो बंदे की होती है। मुझे कौन कौन से स्किल चाहिए उस पर्सन में, मुझे टाइपिंग स्किल चाहिए, मुझे एक्सेल स्किल चाहिए, मुझे कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए, उस बंदे के सारे स्किल चाहिए, प्लस मुझे ये भी चाहिए कि वो बंदा ईमानदार हो, मुझे ये भी चाहिए कि वो बंदा ऑनेस्ट हो, मुझे चाहिए कि वो बंदा पंचुअल हो, मुझे चाहिए वो बंदा कर्टियस हो, मुझे ये सारी चीजें भी चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में सर्विस की प्राथमिकता होती है,
जो बंदा आ रहा है मुझे वो इररेलेवेंट है भाई, वो बंदा कैसा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आधे घंटे के लिए बुलाना है, ट्यूब ठीक करानी है, भगा देना है, तो मुझे उसकी ऑनेस्टी और उसकी इन सब चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो प्राथमिकता होती है वो सर्विस की होती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। शब्द खुद बता रहा है, शब्द खुद बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मेरे को सर्विस की प्राथमिकता है। और यहां क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मुझे एक सर्वेंट चाहिए जो मुझे सर्विसेज दे पाए, तो यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आता है कि ये सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रखते हो, जहां पर आप बाउंड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन होता है, वहां हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। और जहां पर सिर्फ एक सर्विस दो और जाओ, निकलो यहां से, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, मेरा तुम्हारा नाता सिर्फ उसी क्षण तक है जब तक आप वो सर्विस दो, उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। जहां आप ऐसी बात कर दो वहां हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। भाई यहां पर सर्विसेज देने के बाद भी मेरा और तुम्हारा नाता है, क्या नाता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नाता। यहां पर जब तुमने सर्विसेज दे भी दी मुझे और अगर तुम खाली भी बैठे हो तो भी मेरा और तुम्हारा नाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का नाता। तुम्हें 10 से 5 बजे तक ये टाइम मुझे देना ही देना पड़ेगा, तुम्हें 7 घंटे मेरे ऑफिस में बैठना ही बैठना पड़ेगा, भले ही खाली बैठो, क्योंकि वो टाइम मैंने तुम्हारा खरीद लिया है, मैंने उस टाइम के लिए तुम्हें अपना सर्वेंट बना लिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और जब मैंने तुम्हें टाइम के लिए सर्वेंट नहीं बनाया भाई, मैंने तुम्हें एक सर्विस बोला है, सर्विस दो और जाओ यहां से, तब मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। और जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आता है वहां पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बोलते हैं हम उसे। और जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस आता है वहां पर हम बोलते हैं नो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और इस केस में सैलरी नहीं होती, कुछ और होता है, कुछ और क्या मुझे नहीं पता, वो अदर हेड जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा। यहां पर जो पेमेंट होगी वो सैलरी की पेमेंट होगी, यहां पर जो पेमेंट होगी वो सैलरी की पेमेंट नहीं होगी। ठीक है सर, बात समझ में आया। तो सैलरी की पेमेंट क्वालिफाई करने के लिए आपका होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सैलरी की पेमेंट क्वालिफाई करने के लिए आपका होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। तो ब्रॉडली बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है भाई, बहुत बारीक लाइन है जहां पर आप डिफरेंस ड्रॉ करते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के बीच में। लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरह आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। और याद रख लेना, जहां भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है वहां पर पेमेंट कहलाई जाती है सैलरीज, क्योंकि वहां पर होता है एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ठीक है सर, बात समझ में आई। लास्ट, नो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, नो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। तो भाई एक और रिलेशनशिप होता है जिसके बेसिस पे ना कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सर ये भी क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है या ये एजेंट और प्रिंसिपल है, ये क्या है सर। कई बार ना कंफ्यूजन आपका क्रिएट हो जाता है इस चीज को लेकर भी। अब सुनना, कंफ्यूजन के बीच में कैसे आप बाइफिकेट करोगे, कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस है, कौन से दो रिलेशनशिप के बीच में हम डिफरेंस एनालाइज कर रहे हैं, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप होता है भाई वो वाला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता। तो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो पेमेंट ट्रांसफर होगी वो सैलरी नहीं कहलाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सर ये एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या होता है। मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में आपको ये बताया हुआ है कि एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या होता है। ये होता है कि जब एक बंदा जो कि है एजेंट, वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करे और अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारे एक्ट ले, जो जो उसने बोला वो काम करे, प्रोडक्ट को बेचे और बेचने के बाद जो उसका कमीशन बनता है वो अपने प्रिंसिपल से ले ले। तो भाई मैंने तुम्हें कहा कि जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई, हम जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं हम सब वेबसाइट पे अपनी क्लासेस रखवाते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें हम अपनी क्लासेस रखवाते हैं। तो सपोज मैंने अपनी किसी वेबसाइट पे क्लास रखवाई और वहां पर मैंने बोला कि सुनो भाई, तुमको स्टूडेंट्स को ये क्लासेस बेचनी है, तुम स्टूडेंट्स को जब ये क्लास बेचोगे तो सुन लेना एक बात ध्यान से। क्या सर, ये जो क्लासेस है ना, ये पीडीएफ बुक का ये प्राइस है, हार्ड बुक का ये प्राइस है, पेन ड्राइव बेचोगे तो ये प्राइस है, गूगल ड्राइव बेचोगे तो ये प्राइस है, इस प्राइस से कम मत जाना, बिल्कुल भी इससे कम मत जाना। और सुनो, जिस भी बच्चे ने तुम्हें पेमेंट कर दी हो, एक दिन के अंदर अंदर मुझे बताना
ताकि हम जल्दी से बच्चे को बुक डिलीवर करा सके, जल्दी से बच्चे को पेन ड्राइव दे सकें। सेम डे की डिलीवरी होनी चाहिए बच्चे को, जो उसको उसकी वीडियोस चल जानी चाहिए, वो सेम डे पे बच्चे को वीडियो चल जानी चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए इस चीज में। क्वालिटी का ध्यान रखना। और सुनो, अपनी वेबसाइट पे ना जरा हमारे टीचर्स के डेमो वर्जन जरूर रखना, क्योंकि डेमो वर्जन अगर टीचर के वेबसाइट पे नहीं होते तो बच्चा कहां जाएगा डेमो देखने के लिए, तो वो जरूर रखना। तो इस तरह के हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं सारे टीचर्स कि वेबसाइट को ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी ही करनी है। ये हमारे ऑर्डर्स होते हैं विच दैट वेबसाइट इज बाउंड टू फॉलो। उसे फॉलो करना पड़ेगा अगर वो हमारा प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो, अगर वो हमारी पेन ड्राइव बेचना चाहता है तो उसको ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। और ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद हम लोग उस पेन ड्राइव सेलर को, उस वेबसाइट को एक कमीशन देते हैं कि ये लो, ये हो गई तुम्हारी कमीशन, तुमने इतनी पेन ड्राइव बिकवाई है, लो इतनी कमीशन तुम्हारी हो गई, हम उसे कमीशन दे देते हैं। तो ये हो गया एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। लेकिन सर फिर वही सर, नॉमेनक्लेचर तो आपने बोला था इररेलेवेंट होता है। हाँ भाई, मैं आज भी बोलता हूं नॉमेनक्लेचर इररेलेवेंट होता है। सर अगर नॉमेनक्लेचर इररेलेवेंट होता है, सर अगर बाउंड वाली बात आ जाती है तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। भूल जाओ नाम एजेंट प्रिंसिपल, भूल जाओ ना, आप और वेबसाइट जो है ये आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया सर। फिर ये तो आप कैसे कह रहे हो कि एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है सर? नॉमेनक्लेचर इज इररेलेवेंट। सर द वेबसाइट इज बाउंड टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, योर ऑर्डर्स अबाउट द प्रोडक्ट। वेबसाइट की मजबूरी है आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, आपके डेमो लेक्चर्स देना, आपका प्राइस को फॉलो करना कि ये प्राइस रखना है जून के लिए, ये प्राइस रखना है दिसंबर के लिए, ये प्राइस ऐसे रखो। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की। सर अगर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की तो आप कैसे कह रहे हो कि वो आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे और वो लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं और वो आपके एम्प्लॉय नहीं है? ये बात आप कैसे कह रहे हो? सुनना जरा, ये मैं बात कैसे कह रहा हूं। सो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, आओ जरा लिखते हैं कुछ चीजें इसमें। बाउंड टू फॉलो, प्रोडक्ट रिलेटेड ऑर्डर्स, सेम यहां होगा, बाउंड टू फॉलो प्रोडक्ट रिलेटेड ऑर्डर्स। नॉट बाउंड टू फॉलो other operational orders, और यहां होगा bound to follow other operational orders as well. Bound to follow other operational orders as well. सर कुछ समझ नहीं आया क्या लिखा आपने, कॉपी कर लो एक बार, मैं तेरे में इंक भर लेता हूं, फिर तो मैं आराम से समझाऊंगा क्या मतलब है इस चीज़ का और कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप को और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को। ठीक है सर, हम कॉपी कर लेते हैं। आ जाओ भाई, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। सच कहा तुमने, तुम सही पकड़े हैं। क्या सही पकड़े हैं? सही पकड़े हैं। दैट इफ द वेबसाइट इज बाउंड टू फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, देन इज द वेबसाइट एन एम्प्लॉय ऑफ द टीचर और इज द वेबसाइट एन एजेंट ऑफ टीचर। इफ इट इज एन एजेंट ऑफ टीचर तो उसको जो पेमेंट मिली है वो सैलरी की कैटेगरी में नहीं आएगी, वो पीजीबीपी की कैटेगरी में आएगी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि वेबसाइट की जो अर्निंग है वो बिजनेस होती है उसका। और अगर आप कहोगे कि वो जो वेबसाइट को पेमेंट हो रही है, जो टीचर कर रहा है, वो पेमेंट सैलरी की है, तो सैलरी हेड में हम उसे टैक्सेबल करेंगे। तो सर कैसे पता लगेगा कि वो जो टीचर और वेबसाइट के बीच में रिलेशनशिप है वो एजेंसी प्रिंसिपल है या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है? आओ देखते हैं। कंडीशन नंबर वन, बाउंड टू फॉलो प्रोडक्ट रिलेटेड ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस। तो बताना जरा, जो वेबसाइट है क्या वो बाउंड टू फॉलो है प्रोडक्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर? हाँ सर बिल्कुल। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने डिसीजन होंगे वो टीचर लेगा, कितने आवर्स की है, कितने व्यूज दिए जाएंगे, क्या प्राइस रखना है, हार्ड बुक देनी है नहीं देनी,
पीडीएफ देना नहीं देना, पेन ड्राइव देना नहीं देना, सब डिसीजन किसके होंगे? टीचर के होंगे, और वो वेबसाइट को फॉलो करने पड़ेंगे। हां जी सर, बिल्कुल वेबसाइट को फॉलो करने पड़ेंगे। क्या सेम फीचर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में भी है? हां जी, बिल्कुल सेम फीचर है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में। एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर के प्रोडक्ट रिलेटेड सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि अरे एम्प्लॉयर आपने बोला था इसे 50 रुपए का बेचना है, चलो कोई बात नहीं मैंने 45 रुपए का बेच दिया, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा एम्प्लॉय नहीं कह सकता। एम्प्लॉय को तो परमिशन लेनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर से, सर क्या मैं 5 रुपए कम का बेच दूं? एम्प्लॉयर बोलेगा हाँ बेच दो, तभी एम्प्लॉय बेच सकता है। सेम एजेंट प्रिंसिपल में भी, भाई अगर किसी वेबसाइट को मुझे अप्रोच करना है, वेबसाइट बोले सर ये जो बच्चा है ना इसको हम क्या 5 रुपीज डिस्काउंट दे दें, क्या हम इसे कम में बेच दें, क्या हम इसे 5% डिस्काउंट दे दें? अगर मैंने परमिशन दी तो ही वो वेबसाइट इसे डिस्काउंट बेच सकती है, अदरवाइज वो डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती। सो यस, ये फीचर दोनों में कॉमन होता है। बाउंड टू फॉलो प्रोडक्ट रिलेटेड ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, एम्प्लॉयर में भी यही होता है, बाउंड टू फॉलो प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन नॉट बाउंड, agent is not bound to follow other operational orders या instructions। बताना जरा, क्या मैं वेबसाइट को ये बोल सकता हूं एज अ टीचर, जितने भी टीचर हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या ये वेबसाइट को बोल सकते हैं सुनो वेबसाइट तुम ना जो तुम्हारा फिजिकल ऑफिस है ना उसको सुबह 10 बजे खोल दिया करो, भाई बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। तो वेबसाइट देख के कई बच्चे कहते हैं नहीं हमें तो आपके ऑफिस से खरीदना है, तो आपके ऑफिस में आएंगे तो ना 10 बजे आना शुरू हो जाते हैं। तो सुनो वेबसाइट, आप ना अपना ऑफिस खोल दिया करो एग्जैक्ट 10 बजे। आप जब अपना ऑफिस खोलोगे ना एग्जैक्ट 10 बजे तो ही काम चलेगा, अदरवाइज काम ढंग से नहीं चलेगा। अच्छा सुनो वेबसाइट, तुम ना अभी CS, CS, CMA तीनों की पेन ड्राइव्स बेच रहे हो, अरे बेवकूफी कर रहे हो, हटाओ CA और CS की पेन ड्राइव, सिर्फ CMA की पेन ड्राइव रखो, CMA एक्सक्लूसिव बना दो इस वेबसाइट को। सुनो भाई सुनो, वेबसाइट सुनो, तुमने जो अपने ओनर्स रखे हुए हैं, अरे बिल्कुल डिसीजन मेकिंग आती ही नहीं ने, ऐसा करो मुझे अपना ओनर बना दो, मैं तुम्हारे डिसीजन लूंगा ढंग से। बताना जरा, अगर मैंने वेबसाइट के ऑपरेशंस में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो क्या वो मेरी बात एक्सेप्ट करेंगे या मुझे चलता करेंगे? सर वो मुझे चलता करेंगे। तो उनको प्रोडक्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस तो बाध्य कर सकती हैं, लेकिन ऑपरेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल की एजेंट को बाध्य नहीं कर सकती। तो प्रिंसिपल एजेंट को ये तो बोल सकता है ये है गुड, ये भाई रिमोट तुम्हारा गुड है, इस रिमोट को बेचना है, तो प्रिंसिपल कहेगा हाँ ये रिमोट को बेचो, इतने रुपए का बेचना है, इस ग्राहक को बेचना है, ये तो कह सकता है प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता अरे एजेंट सुनो, अपना ऑफिस तो तुम जरा एक अच्छी सी जगह पे लो, कितने घटिया जगह पे तुमने ऑफिस लिया हुआ है, कहां आएगा कोई ग्राहक वहां पर यार। अच्छा सुनो, तुम जो स्कूटर पे जाके मार्केटिंग करते हो, सेलिंग करते हो, एक होंडा सिटी खरीदो यार, गाड़ी खरीदो, उस पे जाके मार्केटिंग किया करो। अच्छा सुनो, तुम जो और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो ना मेरे प्रोडक्ट के साथ साथ, उसे बंद कर दो आज के डेट में। मैं नहीं चाहता कि तुम और किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, तुम सिर्फ मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे और किसी की मार्केटिंग नहीं करोगे। क्या एजेंट इन सब बातों को मानेगा प्रिंसिपल की? आंसर इज नो। तो एजेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो other operational instructions of the principal. However, employee is bound to follow all the operational orders, all the operational instructions of the employer. तो अगर एम्प्लॉयर कहेगा सुनो एम्प्लॉय सुबह 10 बजे शार्प ऑफिस आ जाना, खोल देना ऑफिस, हाँ जी सर। शाम को 5 बजे ऑफिस बंद करके चाबियां अपने घर ले जाना, हाँ जी सर। कल से प्रोडक्ट ए का तुम प्रमोशन करना, प्रोडक्ट बी का प्रमोशन मत करना, हाँ जी सर। सुनो कल से फॉर्मल कपड़े पहन के आया करो, ये क्या जीन्स टी शर्ट में आ जाते हो ऑफिस, फॉर्मल कपड़े पहन के आया करो, हाँ जी सर। सुनो कल से ये अपनी जो बेल्ट है ना बड़ी खराब लग रही है, गंदी लग रही है, नई बेल्ट खरीदो वो पहन के आया करो, हाँ जी सर। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में सारे ऑपरेशनल ऑर्डर्स या ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, जबकि एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप में प्रोडक्ट रिलेटेड, जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन ऑपरेशन रिलेटेड ऑर्डर्स नहीं फॉलो करने पड़ते इन केस ऑफ एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। अब देखो मैं साइड हो गया हूं, जरा तुम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप कैसे डिफरेंट होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से। और अगेन
कंक्लूजन क्या निकला, अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप के तहत पेमेंट होती है, पेमेंट कहां टैक्सेबल होगी, पीजीबीबी में टैक्सेबल होगी। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के तहत पेमेंट टैक्सेबल होती है, वो कहां टैक्सेबल होगी, सैलरी में टैक्सेबल होगी। दोनों चीजें जो बाउंड करेगा, प्रोडक्ट रिलेटेड ऑर्डर्स भी और ऑपरेशनल ऑर्डर्स भी, ऑल ऑर्डर्स जो बाउंड करने का वादा कर देता है उसे कहते हैं एम्प्लॉई, लेकिन जो सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन बाउंड करने का वादा करता है उसे बोलते हैं एजेंट। तो एजेंट प्रिंसिपल को कहेगा मेरे को काम करना मत सिखाओ, तुमसे ज्यादा अच्छा आता है मुझे काम करना, मुझे बस तुम अपना प्रोडक्ट दो, मैं उसे बेचूंगा आगे, तो मुझे काम करना मत सिखाओ। दिस इज एजेंट। और एम्प्लॉई क्या कहेगा, सर आपको ये सब कुछ सिखाना है, आप जो बोलोगे वही होगा, आप मेरे माई बाप हो। दैट इज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। सो in case of employer employee relationship there is no agent principal relationship, agent principal relationship अलग, employer employee relationship अलग। अगर agent principal relationship है तो वो सैलरी की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो तभी सैलरी की कैटेगरी में आएगा जब वो employer employee relationship होगा। तो अब क्लाइंट आपसे चाहे जो भी कहता रहे कि जो पेमेंट हुई है ना सर ये तो हमने एजेंट को करी है अपने पेमेंट, आपका ये फर्ज है कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो, ढंग से एनालाइज करो और देखो कि नाम तो एजेंट दे दिया लेकिन कहीं वो एम्प्लॉई की तरह बिहेव तो नहीं कर रहा। अगर वो एम्प्लॉई की तरह बिहेव कर रहा है भाई तो उसकी इनकम सैलरीज की तरह टैक्सेबल होनी चाहिए उसके हाथ में। तो आप जो इनकम कमाते हो उसका सबसे पहला जो टाइप है, जो हेड है, वो होता है सैलरी। सैलरी इनकम हो सकती है जब आपको एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में इनकम मिलती है, उसे कहते हैं आपकी सैलरी इनकम। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज रेलिवेंट फॉर अर्निंग द सैलरी इनकम एंड परसुएंट टू दिस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हम लोग सैलरी पे करते हैं एम्प्लॉयज को और वो बंदा एम्प्लॉय कहलाता है हमारा, और जो एम्प्लॉय कहलाएगा उसका भाई जो पेमेंट होगी वो भी होगी सैलरी पेमेंट। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ चार्ज। तो कौन कौन सी सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी। अब जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हाँ ये सैलरी इनकम है, अब हम आ जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी रियल इनकम में से टैक्सेबल होगी, कौन सी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, बेसिस ऑफ चार्ज ये है सोर्स सेक्शन। सोर्स मतलब जो सैलरी की टैक्सेबिलिटी निर्धारित करेगा तो हर एक हेड में एक सोर्स सेक्शन होता है। यह है सोर्स सेक्शन सैलरी के चैप्टर का, जो हमें यह बताएगा कि चार्जेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी सैलरी की। तो बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15। सेक्शन 15 भाई तीन चीजों की बात करता है, सैलरी पेड और अलाउड, सैलरी ड्यू, सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। तीन तरह की सैलरी की बात करता है। सैलरी पेड और अलाउड, सैलरी जो पे हो गई, पे मतलब कैश में पे हुई है, कैश में, यस कैश या बैंक ऑब्वियसली। सैलरी पेड और अलाउड। सैलरी ड्यू, पे नहीं हुई, ड्यू हो गई, पे करना रह गया बस, पे नहीं हुई अभी, ड्यू। एंड थर्ड एरियर्स। एरियर्स मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा, अभी एरियर्स नहीं समझा रहा। अभी आओ सबसे पहले देखते हैं क्या है ये पेड और अलाउड। अब भाई दो वर्ड्स यहां यूज्ड हैं, लॉ ने दो वर्ड्स यूज करे हैं। ऑब्वियसली लॉ कोई भी वर्ड एवं ही यूज नहीं करता, हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है। आओ समझते हैं पेड वर्ड का मीनिंग क्या है और अलाउड वर्ड का मीनिंग क्या है। सर जो सैलरी होती है, सैलरी मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के परसुएंट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसको बोलते हैं सैलरी। ठीक है सर। सर हमारी सैलरी की इनकम जितनी कम उतना ज्यादा हमारा टैक्स कम। ऑब्वियसली ये तो ये बोलने की बात थोड़ी है, ऑब्वियस है। तो सैलरी की इनकम जितनी कम उतना टैक्स कम। अच्छा सर, सर मेरा ना मैं सीएम में बन गया सर, सर मेरा पैकेज लगा है 10 लाख रुपए पर एनम। अरे वाह, मैंने कहा बहुत बढ़िया, सैलरी इनकम कितना है तुम्हारा, 10 लाख रुपए, वाह। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 10 लाख रुपए इनकम है, टैक्स भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। सर कुछ तो तरीका बताओ ना कि टैक्स कम हो जाए। मैंने कहा मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तुम देखो तुम्हें क्या करना है। सर एक काम करूं? मैंने कहा हाँ बता। मैं ना अपने बॉस से बोलता हूं, सुनो बॉस, जिस घर में मैं रहता हूं उसका किराया तुम भर दो। उस घर का किराया 2,40,000 रुपए पर एनम, 20,000 रुपए महीना। तो तुम मुझे 8 लाख रुपए सैलरी में देना, तो मुझे 2,40,000 रुपए कम करके सैलरी देना। सैलरी का अमाउंट कितना हो गया? 5,60,000। सैलरी पे टैक्स कितना, किस सैलरी पे टैक्स लगेगा? 5,60,000 पे टैक्स लगेगा। बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कितने रुपए की सैलरी दी? 5,60,000।
2,40,000 का क्या किया बॉस ने? वो 2,40,000 जो रेंट लैंडलॉर्ड है एम्प्लॉय का, उसको पे कर दिए। रेंट पे हुआ है, सैलरी थोड़ी है सर, सैलरी थोड़ी है, रेंट पे किया है मेरे एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय उसको लैंडलॉर्ड को। सर पेमेंट किसने करी? एम्प्लॉयर। पेमेंट किसको हुई? लैंडलॉर्ड। मैं तो एम्प्लॉय हूं, मेरे से तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर का, लेकिन क्या एम्प्लॉयर का लैंडलॉर्ड से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है ना? तो बस सर वो तो सैलरी हुई नहीं, वो तो सैलरी हुई नहीं। जो मेरे एम्प्लॉयर ने लैंडलॉर्ड को पे किया वो तो सैलरी हुई नहीं। 2,40,000 तो सैलरी नहीं है, सैलरी क्या है? 5,60,000। तो टैक्सेबल कितनी होगी? 5,60,000। इस तरह से तुमने क्या किया? तुमने अपनी गलत तरीके यूज करके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर दिया। लॉ ने कहा बेटा तुम तो अभी अभी पैदा हुए हो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, तभी हम सैलरी के चैप्टर में सिर्फ सैलरी को टैक्स नहीं करते, हम तो सैलरी एंड अलाउंस एंड परक्विजिट को भी टैक्स कर देते हैं। क्या होता है ये अलाउंस एंड परक्विजिट? अलाउंस एंड परक्विजिट होता है एनी एक्सपेंडिचर विच इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉई to a third party irrespective of whether there is an employee-employer relationship with the employer and the third party or not। सर बहुत जल्दी बोल गए, आराम आराम से बोलो। ठीक है भाई, आराम आराम से सुन लेना। Salary includes not only the payments which are made to the employee but the payments which are made on behalf of the employee to a third party। अगर आपने थर्ड पार्टी को पेमेंट करी फॉर बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, मैं उसे भी सैलरी की डेफिनेशन में ले आऊंगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं इस चीज को तवज्जो नहीं दूंगा कि द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द थर्ड पार्टी इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और नॉट। तो इवन if the relationship between employer and your landlord is not employer employee relationship, हम उसे सैलरी ही मानेंगे, क्योंकि किसके बेनिफिट के लिए पेमेंट हुआ है? एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए पेमेंट हुआ है। सो सैलरी सेक्शंस नॉट ओनली इंक्लूड सैलरी, जो सैलरी होती है सिर्फ वही इंक्लूड नहीं करते भाई, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स भी अलाउ करते हैं। अब देखना अलाउंस और परक्विजिट में आपस में क्या फर्क है। अलाउंस जो मिलता है वो इन कैश मिलता है, परक्विजिट जो मिलता है वो इन काइंड मिलता है। मैं करता हूं तुम्हें एक्सप्लेन सुनना। भाई आपने कहा बॉस 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 8 लाख तो बहुत बड़ी इनकम है, मुझे बहुत सारा टैक्स देना पड़ जाएगा, प्लीज मेरी मदद करो ना। आपने कहा हाँ बोल भाई क्या मदद करूं? सर आप ना 2,40,000 रुपए मेरे लैंडलॉर्ड को दे दिया करो साल के, 20,000 रुपए महीना, और मेरी सैलरी मुझे कम दे दो, मुझे 5,60,000 रुपए दे दो। आप ना लैंडलॉर्ड को दे दो पूरा का पूरा, जो आपने मुझे पे करना है ना वो आप पूरा का पूरा लैंडलॉर्ड को दे दो, तो मुझे ना बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा, मैं खुद नहीं उसे पे करूंगा। एम्प्लॉयर ने कहा अरे सुनना भाई, मैं तुझे 5,60,000 रुपए सैलरी के नाम पे देता हूं और 2,40,000 रुपए रीइंबर्समेंट फॉर रेंट के नाम देता हूं, तू खुद ही उसको पे कर दे, मैं कहां बीच में पड़ूंगा? ऐसा हो सकता है ना, आपका बॉस बोले मैं कहां बीच में पड़ूंगा, मैं कहां लैंडलॉर्ड के साथ अपना रिलेशनशिप बनाता फिरूंगा, तो ऐसा कर मैं तुझे दे देता हूं कैश, तू उसे पे कर दे। तो जब आपको कैश मिल जाए किसी बेनिफिट के लिए तो उसे बोलते हैं अलाउंस, और जब आपको कैश ना मिले बेनिफिट ही मिले, जब आपका बॉस डायरेक्टली पे करने के लिए तैयार हो गया कि हां तू टेंशन मत ले, तेरे लैंडलॉर्ड को मैं डील करूंगा, और अगर ये घर सही नहीं रहा मैं तेरे को बढ़िया से बढ़िया घर ढूंढ के दूंगा, उसका सारा किराया मैं पे करूंगा। अगर आपको बेनिफिट मिले इन काइंड, जहां आपको कैश कुछ नहीं मिल रहा, बेनिफिट मिल रहे हैं, उसको मैं नाम दूंगा परक्विजिट्स। इन काइंड जब भी मुझे बेनिफिट मिलेगा तो मैं उसे नाम दूंगा बेनिफिट्स। जैसे मेरे बॉस ने मुझे कहा कि अरे कंपनी की गाड़ी खाली खड़ी है तेरे यूजात से, तू यूज कर इस कंपनी की गाड़ी को, परक्विजिट। मेरे बॉस ने कहा दूसरे हाथ पे अरे तेरे पास गाड़ी नहीं है ना, ले कैश ले मेरे से, गाड़ी खरीद, पेट्रोल का खर्चा सारा मैं रीइंबर्स करूंगा, तेरा सब कुछ मैं दूंगा, तू गाड़ी आराम से यूज कर। अलाउंस क्योंकि अब आपको कैश मिला है। परक्विजिट जब गाड़ी मिल जाए, गाड़ी के बदले का कैश मिल जाए, अलाउंस। तो भाई आपके घर में मौसी जी आती हैं, मौसी जी आपके बर्थडे पे कहती हैं, जैसे हम बचपन में ये बहुत ज्यादा करते थे, मौसी जी शर्ट लेके आती हैं।
अब उनके शर्ट के जो डिजाइन हैं, जो कलर हैं, जो साइज हैं, वो हमेशा गड़बड़ निकलते थे। चमक धमक वाली शर्ट्स लेके आती थी वो, चमक धमक, चमकीली चमकीली सी, कलर भी अच्छे नहीं होते थे। उन कलर को पहनते तो हमारे मजाक उड़ते थे। तो हम मौसी को बोलते थे, मौसी आप शर्ट मत लाया करो, आप हमें उसके बदले का कैश दे दिया करो ना, शर्ट हम खुद ले आएंगे। मौसी ने अगली बार से क्या करा, 1000 रुपए हमें कैश देने शुरू कर दिया। तो जब मौसी शर्ट ला रही थी तो वो क्या ला रही थी हमारे लिए, परक्विजिट। और जब मौसी ने हमें कैश देना शुरू कर दिया शर्ट के नाम का कि चल तू शर्ट खरीद लियो, तब उन्होंने क्या दिया हमें, अलाउंस। अब बताना जरा, जब आपको अलाउंस मिलता है तब आप पूरा का पूरा खर्च कर देते हो या आप बदमाशी कर सकते हो कि आपने थोड़ा सा खर्च किया और थोड़ा सा नहीं करा? सर बदमाशी कर सकते हैं। जब हमें अलाउंस मिलता है तो बदमाशी कर सकते हैं। बदमाशी क्या, 1000 रुपए मौसी जी ने दिए, 200 रुपए तो हमने उड़ा दिए ऐसे ही पार्टी करने में, 800 रुपए की शर्ट खरीद ली। जबकि अगर मौसी जी वो शर्ट देती पूरी 1000 रुपए की देती, क्योंकि उनका बजट 1000 रुपए था। तो परक्विजिट के केस में ऐसी कोई बदमाशी करने की टेक्निक नहीं होती। अलाउंस के केस में ये एक बदमाशी करने की भाई प्रवृत्ति लोगों में होती है कि लोग रीइंबर्समेंट ले लेते हैं कि सर हमें ना आप ऑटो का पैसा दे दो, हम इस क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, आप हमें ऑटो का पैसा दे दो, और वो किस में जाएंगे, वो बस में जाएंगे। ऐसी बदमाशी होती है अलाउंसेस के केस में। और इनकम टैक्स एक्ट ने दोनों को ही टैक्सेबल कर रखा है, चाहे वो अलाउंस हो चाहे वो परक्विजिट हो, दोनों को ही टैक्सेबल करने के तरीके बताए हुए हैं। हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अलाउंस को टैक्सेबल कैसे डिसाइड करा जाता है कि कितना अलाउंस टैक्सेबल है, और परक्विजिट कितना कितना टैक्सेबल है वो कैसे डिसाइड करा जाता है, हम अपने सैलरी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मुद्दा क्या, ना केवल सैलरी टैक्सेबल होती है, बल्कि अगर आपको किसी तरह का बेनिफिट मिल रहा है जो आप अपने टैक्स बचाने के लिए कह रहे हो, ना ना ये सैलरी नहीं है, ना ना ये सैलरी नहीं, अपना बेनिफिट बचाने के लिए आप ये कर रहे हो, आप अपना टैक्स बचाने के लिए ये हरकत कर रहे हो, अगर ऐसा है तो जो अलाउंसेस और परक्विजिट आपको जो बेनिफिट, इसका मैं अगर शॉर्ट में नाम लिखूं तो वो नाम है बेनिफिट। और जो बेनिफिट कैश में मिलता है उसे कहते हैं अलाउंस, जो बेनिफिट काइंड में मिलता है उसे कहते हैं परक्विजिट। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला मैं दोनों को टैक्सेबल करूंगा, सैलरी को भी टैक्सेबल करूंगा, अलाउंस और परक्विजिट को भी टैक्सेबल करूंगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि सर जब मौसी जी आती थी ना तो वो जब शर्ट लाती थी तो वो जो प्राइस टैग होता है ना उसे अच्छे से काट देती थी ताकि हमें ना शर्ट का प्राइस ना पता लगे। होता था ना ऐसा, जब आपके रिलेटिव कोई चीज आपको देते हैं तो वो प्राइस एकदम काट देते ताकि आपको प्राइस ना पता चले। तो सर क्या उस शर्ट का वैल्यू का अनुमान लगाना मुमकिन है जिसका हमें वैल्यू ही नहीं पता? अरे तो एम्प्लॉयर ने दी है ये चीज, तो एम्प्लॉयर ने दी है हमको, एम्प्लॉयर ने बोला मेरी गाड़ी यूज कर लो। अब उस गाड़ी की वैल्यू क्या है ये क्या अनुमान लगाना मुमकिन है? चलो यहां तो अनुमान लग गया, यहां तो अनुमान लग गया। मौसी ने सीधा 1000 रुपए का लिफाफा हमें पकड़ाया, हमने लिफाफा खोला, 500 रुपए के 2 नोट थे, पता लग गया 1000 रुपए मौसी जी देके गई हैं, अनुमान लग गया। यहां पर तो क्या यहां वैल्यूएशन करनी मुमकिन है? हां भाई हां, यहां भी वैल्यूएशन करनी मुमकिन है। और इनकम टैक्स ने रूल्स डिसाइड करे हुए हैं, इनकम टैक्स ने आपको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हुई हैं, इनकम टैक्स ने आपको प्रॉपर मेथोडोलॉजी दी हुई है जहां पर हम इन वाली चीजों का भी वैल्यूएशन करेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि ये चीज कितने वैल्यू की है, कितना बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है, हम ये चीज भी डिसाइड करेंगे इन केस ऑफ परक्विजिट्स। सो अलाउंसेस तो कैश में है, तो ये तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा इतने रुपए का आपको अलाउंस मिला है आपके एम्प्लॉयर से, ये वैल्यूएशन के तहत आ जाएगा जिसमें हम वैल्यू करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट ने बताया हुआ है कि कौन कौन से परक्विजिट की क्या क्या वैल्यू होगी और हम प्रॉपर वैल्यूएशन करेंगे। तो जी हाँ, तरीके हैं। तो अब आ जाओ जरा वापस अपने मेन हेड पे। 2 वर्ड यूज हो रहे थे भाई, पेड एंड अलाउड। पेड वर्ड यूज होता है सैलरी के लिए, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स के लिए वर्ड यूज होता है अलाउड। इसीलिए सेक्शन ने बड़े ध्यान से 2 वर्ड यूज करे हैं, सैलरी पेड और अलाउड। अगर आप सैलरी को पे करते हो या अलाउ करते हो, और सैलरी को अलाउ करने का मतलब है आपने सैलरी के मुगालते में सैलरी को बुरखा पहनाया हुआ है, लेकिन अंदर उसके कौन है, सॉरी आपने बुरखा पहनाया हुआ है अलाउंसेस एंड परक्विजिट का, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर सैलरी बैठी है। तो जैसे बुरखा होता है, बुरखा क्या है, बुरखा है, बुरखा बोल रहा है मैं तो अलाउंस एंड परक्विजिट हूं। आपने जैसे बुरखे का कवर ऊपर किया, अंदर क्या बैठी है, अंदर सैलरी बैठी है। तो जब भी अलाउंस या परक्विजिट की बात आती है तो मैं कहता हूं भाई ये सैलरी ही है और मैं उसे टैक्सेबल करूंगा।
सो सैलरी अलाउड और पेड, सैलरी पेड का मतलब है सैलरी, सैलरी अलाउड का मतलब है अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, दोनों टैक्सेबल होंगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है भाई, दब गई छुपी हुई सी है ना, दबी हुई क्या है, इंक्लूडिंग इन एडवांस, अगर एडवांस में कोई सैलरी मिल रही है वो भी भाई टैक्सेबल हो जाएगी ऑन पेड बेसिस, कैश बेसिस, रिसीट बेसिस। सपोज आपको अगले साल की सैलरी एडवांस में दे दी गई कि भाई ये अगले साल की सैलरी है, लो भाई हम तुम्हें इसे एडवांस में दे देते हैं, वहां पर भाई एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होती है। सिर्फ जो सैलरी बनती है वही टैक्सेबल नहीं होती, अगर आपको अगले महीने की पहले मिल जाए, किसी भी कारण की वजह से पहले मिल जाए, वो भी टैक्सेबल होगी आपके हाथ में पहले वाले महीने में, ना कि अगले वाले महीने में। तो रिसीट, salary is taxable and all these components of salary is taxable. So allowance and perquisite, allowed वाला word यूज होता है उसके लिए, जिसके दो भाग हैं, allowance भाग है और perquisite भाग है। allowance होता है in cash, perquisite होता है in kind.